Okay, so today we are going to discuss our second unit, that is elements of short story. Okay, in the last class also I discussed, but I want to repeat it. Okay, so elements of short story यानी जो एक कहानी होती है, छोटी कहानी, उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने सारी कहानियां सिर्फ पढ़ी और उसको एंजॉय किया है या उसके प्रश्न और उत्तर को आंसर किया है केवल, ठीक है। यहाँ पे हम उसका टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेंगे। इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर आपकी रुचि है तो लिखने में भी आपको ये सहायक हो। ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? फर्स्ट इज प्लॉट, सेकेंड characterization, okay, third is narrative टेक्निक या स्टाइल, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। फोर्थ इज स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी और छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लिख सकते हैं, जैसे एक सेटिंग, ठीक है, जिसको आप बैकग्राउंड कहते हैं। ओके, बैकग्राउंड या सेटिंग उसको कहते हैं। देन सब्जेक्ट मैटर। ओके, ये मेजर एलिमेंट्स हैं किसी कहानी के। सो वी विल डिस्कस ईच वन सेपरेटली। सो लेट अस सी फर्स्ट प्लॉट। ओके, सो व्हाट इज प्लॉट? देखो हिंदी में इसको प्लॉट को कथानक कहते हैं, कथानक। ओके, कथा और कथानक अलग अलग है, ध्यान रखना। कथा स्टोरी होती है, कथानक वो स्टोरी लिखी कैसे गई है, उसका अरेंजमेंट क्या है, उसको हम कथानक कहते हैं। ओके, सो इन ए स्टोरी यू विल फाइंड सो मेनी इंसिडेंट्स और इवेंट्स। ओके, जैसे आप लोग मूवी देखे होंगे, बहुत सारी घटनाएं उसमें होती हैं, बहुत सारी शूटिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, सबको अरेंज किया जाता है ताकि एक स्टोरी फॉर्म हो सके इजीली। ठीक है, वो ऑडियो विजुअल स्टोरी होती है। यहाँ पे केवल आपको पढ़ने से रहेगा, ठीक है, या तो आप सुनना चाहें सुन भी सकते हैं इसको। तो इसमें जो वेरियस इंसिडेंट्स हैं या इवेंट्स हैं किसी भी कहानी के अंतर्गत, उसको कैसे अरेंज किया गया है, वही अरेंजमेंट ही कहलाता है प्लॉट। Okay, so what is plot? Plot is the systematic arrangement of various incidents or events to give or to produce maximum aesthetic pleasure to the reader. ठीक है, जो रीडर है उसको अधिक से अधिक आनंद की अनुभूति हो, इस तरीके से जब सारी घटनाओं को अरेंज किया जाता है, इस चीज को कहते हैं हम प्लॉट। आई होप क्लियर है। हिंदी इंग्लिश दोनों हम इसलिए मिक्स करके समझा रहे हैं ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। सो प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इंसिडेंट्स और इवेंट्स इन ए सिस्टमैटिक वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब है कि जब आप कोई गाना वगैरह सुनते हैं या कोई टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो आपके अंदर जो खुशी फील होती है अंदर से, ठीक है, वो उसी को हम यहाँ पे आनंद कहेंगे या एस्थेटिक प्लेजर कहेंगे। आई होप क्लियर। ओके, सो लेट अस सी नाउ प्लॉट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज सिंपल और लीनियर, ठीक है, एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ स्टोरी होती जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिखा जाएगा, उसकी घटनाओं को अरेंज किया जाएगा, कुछ को सीरियली अरेंज किया जाता है। जनरली स्टोरी बहुत, अगर मैक्सिमम राइटर में आप पाएंगे स्टोरी लीनियर फॉर्म में मिलेगी आपको अधिकतम, ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगा। बट जो मॉडर्न स्टोरीज हैं मॉडर्न राइटर्स के, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज मिलती है। एक्चुअली मॉडर्निटी है जो मॉडर्न टाइम का, उसकी एक खासियत ही है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ही है कॉम्प्लेक्सिटी। जो 1900 ऑनवर्ड की स्टोरीज पाएंगे उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके प्रेजेंट करना, तो कॉम्प्लेक्सिटी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो मॉडर्न स्टोरीज हैं उसमें आपको हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी मिले, तो वहाँ पर अरेंजमेंट इस तरह से होगा, और जो पुराने स्टोरीज पाएंगे आप उसमें बहुत सिंपल मिलेगा। हर घटना एक क्रम से बढ़ती चली जाएगी, इसमें नहीं होगा ऐसे।
इसमें कोई घटना पहले कोई पीछे कोई आगे होगा, आपको एक दूसरे से जोड़ते रहना होगा उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे प्लॉटिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक तो एक एक घटना को जिस क्रम में बढ़ा है उसी क्रम में हम जोड़ते चले जाएं। एक होगा किसी घटना को पहले किसी को बाद में आगे पीछे अरेंज करना, यानी इसमें जिग-जैग वे में होगा और इसमें एक सीरियली में अरेंज होगा, ठीक है। जैसे हम आपको सारे टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, एक एक यूनिट स्टार्ट करते जाएं, तो ये हमारे जो पढ़ाने की प्लॉटिंग होगी किस तरीके की होगी, लीनियर होगी, ठीक। अब पता चला यूनिट 6 पढ़ाया एक दिन, फिर छोड़ के यूनिट 1 में आ गए, फिर एक दिन यूनिट 3 में आ गए, ये सारा जो जिग-जैग हो जाएगा उससे क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उससे परेशानी क्या होगी, हाँ, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जो डिजाइन किया गया है सिलेबस एक स्ट्रक्चर में डिजाइन किया गया कि बच्चा ये चीज जान जाएगा तो इसके बाद वाला चीज जानना उसको आसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टोरी होती है, ठीक है, आप देखेंगे ज्यादातर सिंपल उनकी प्लॉटिंग होगी। नॉवेल है या ड्रामा है उसमें सब में कॉम्प्लेक्स होगा, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ड्रामा में कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक प्लॉटिंग क्लियर है। प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इवेंट्स और इंसिडेंट्स अरेंज इन ए सिस्टमैटिक वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एस्थेटिक प्लेजर। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द वर्चूज ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी कहानी होगा, ठीक, इन एनी स्टोरी यू विल फाइंड सो मेनी कैरेक्टर्स। इट मे बी ह्यूमन बीइंग्स और समटाइम्स इट मे बी नॉन ह्यूमन, ठीक, ओके। आप लोग कछुए और खरगोश की कहानी सुने होंगे, उसमें ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना। सो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, इसको ये ना सोचिएगा कि कैरेक्टर का मतलब केवल इंसान ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। वो चिड़िया, पक्षी, कौवा, खरगोश कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो भी पर्सोना है, जो भी व्यक्ति उसमें यूज किया गया कहानी में, उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर्स, ओके। अब उसका उस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन कैसे किया गया है, उसका चित्रण कैसे किया गया है, चरित्र चित्रण हिंदी में कहते हैं इसको। कैरेक्टराइजेशन मतलब चरित्र चित्रण, यानी जो चरित्र है उसमें, यानी जो पात्र है या जो उसमें कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कैसे लिखा गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन इसके अंतर्गत किया जाता है कैरेक्टराइजेशन के अंदर, ठीक है। सो इन ए स्टोरी यू विल फाइंड 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। अगर इसकी बात करें टाइप्स की, तो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन सा, गुड, आप लोग बहुत मेहनती हैं, याद किए हैं सारे। फ्लैट टाइप कैरेक्टर एंड राउंड टाइप कैरेक्टर। व्हाट इज फ्लैट टाइप कैरेक्टर, यस, स्टोरी में ऐसा कैरेक्टर जिसके अपीयरेंस या व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव न आए, ठीक है। वो बहुत ही मतलब ऐसे ही शांत पड़ा रहेगा, उसके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी भी घटना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है कहानी में। दूसरा होता है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर या इसको डायनामिक भी कहते हैं, ओके। सो इट इज वेरी डायनामिक और ये स्टिल रहेगा। स्टिल मतलब खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब उसके भाव में, उसकी मुद्रा में, उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, एकदम स्थिर रहेगा। और ये राउंड वाला जो होगा हर समय इसके कैरेक्टर में बदलाव आता रहेगा, समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार इसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आपको मिलेंगे। इस तरह के कैरेक्टर को हम कहेंगे राउंड कैरेक्टर। सो राउंड कैरेक्टर इज डायनामिक एंड फ्लैट कैरेक्टर इज स्टिल, ठीक है। उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आई होप क्लियर। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट फ्लैट होते हैं और बहुत सारे डायनामिक, ठीक, मतलब राउंड। कुछ लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी लिख करके पढ़ा दीजिए और चाहे बोल करके ही। अब कुछ लोग होते हैं बहुत ही मतलब एक्टिव होते हैं, ठीक है, आप इसको एक्टिव भी कह सकते हो, लेकिन असली नाम यही है, फ्लैट टाइप कैरेक्टर और राउंड टाइप कैरेक्टर। सो 2 तरह के कैरेक्टर आपको मिलेंगे। आप देखेंगे आपके घर में मेंबर्स हैं जितने, उसमें भी 2 तरीके के मिलेंगे लोग, ठीक है। परिवार की जो स्टोरी है, कुछ लोग राउंड टाइप होंगे और कुछ लोग फ्लैट टाइप, ठीक है। अब आप अपने आप को देख लीजिएगा आप किस तरीके के हैं, ओके। सो आई होप क्लियर। प्लॉट क्लियर हो गया, कैरेक्टराइजेशन क्लियर हो गया, ठीक।
अब यहाँ पे जिस, अच्छा देखो फ्लैट और राउंड बनाया क्यों जाता है? अगर सबको राउंड बना देंगे, ठीक, मतलब सारे करेक्टर को डायनामिक बना दिए, तो मेन करेक्टर कौन है पता चल पाएगा उसमें? नहीं। ठीक है भाई, किसी की इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए कोई तो खराब होना चाहिए तभी तो, नहीं तो सारे अगर एक बराबर है तो फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए कुछ करेक्टर को ऐसा दिखाया जाएगा उसमें जो कि फ्लैट टाइप होगा, ये जरूरत है इसकी। ठीक है, आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नैरेटिव टेक्निक। मिटा दे रहे हैं इसको। नैरेटिव टेक्निक, या इसको आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं लिटरेरी यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। ये क्या होता है अभी आपको आगे बताएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, आप इस सेशन में प्रोज डिवाइसेस पढ़ेंगे, जब अगला सेमेस्टर आएगा पोएट्री है, ठीक है, उसमें पोएट्री के डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, पोएट्रिक डिवाइसेस दोनों में 80% चीजें कॉमन है, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच दोनों में यूज होगा, फ्रेजेस दोनों में यूज होते हैं, इडियम्स दोनों में यूज होते हैं। वहाँ पे स्टेंजा फॉर्म मतलब पोएट्री में होता है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पैराग्राफ होगा। तो बहुत सारे राइटर पैराग्राफ छोटे लिखते हैं, उनकी लाइन लेंथ जो होती है छोटी होती है, मतलब जो सेंटेंस होगा छोटे छोटे होंगे, किसी के बड़े बड़े हो सकते हैं। ये सारा चीज आपका एक लाइन में अगर कहा जाए तो लिटरेरी डिवाइसेस, यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस ग्रुप में आता है, या नैरेटिव टेक्निक कहलाएगा। मीन्स हाउ यू यूज द लैंग्वेज। ठीक है, जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी कैसे इसमें उपयोग कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज करके, मतलब आप अपने राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए जितना अच्छा लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करेंगे वो सारा चीज आ जाएगा आपका नैरेटिव टेक्निक में। ठीक है, यानी किसी चीज को, नैरेटिव का मतलब क्या है, किसी चीज को कहना, टेक्निक, उसमें कौन कौन से टेक्निक लगा कर आप अपनी बातों को कह रहे हैं, उसको कहेंगे नैरेटिव टेक्निक। ठीक है, ये सारा चीज आपका आ जाएगा, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस अभी आएगा आपका, प्रोज डिवाइसेस अगला लेसन है तो उसमें और बेहतर समझेंगे। जैसे उसमें आ जाएगा क्या, डिक्शन, शब्द का चयन है जो, ठीक है, जो वर्ड्स आप यूज करेंगे वो हो सकता है बहुत इजी वर्ड यूज करें, रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बहुत सारे राइटर हैं हिंदी के जो क्षेत्रीय शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कल मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, फणीश्वर नाथ रेणु एक हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार भी रहे हैं, बहुत बड़े राइटर। सो उनकी एक बुक है मैला आंचल, नावल है मैला आंचल, बहुत फेमस बुक है। तो उसमें एक शब्द यूज हुआ खस्सी। मैंने कल पूछा था भाई खस्सी शब्द सुने हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने ना कहा, एक शायद किसी ने नहीं बताया। बकरे को खस्सी कहते हैं, ही गोट है उसको खस्सी कहते हैं लोकल भाषा में, स्पेशली बनारस और वहाँ से लेके बिहार तक, वो बिहार के थे। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे जो लैंग्वेज है, ये सारा चीज़ आपका आ जाएगा इसी नैरेटिव डिवाइस के अंदर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लाइन में यहाँ पे समझाना मुश्किल है, अगला आपका जो चैप्टर आएगा उसमें हम सारा समझाएंगे डिटेल में, एकदम एक एक चीज़। इसी में आ जाएगा डिक्शन आ जाएगा, यानी शब्द का चयन आ जाएगा, यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा, फ्रेजेज आ जाएगा, ह्यूमर आएगा, आयरनी आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ये सारे चीज़ का यूज कैसे करना है, यही चीज़ कहलाता है नैरेटिव टेक्निक। ठीक है, यानी किन किन टेक्निक का उपयोग करके इसको नरेट किया गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नैरेटिव टेक्निक मीन्स यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर और अदर राइटिंग में क्या अंतर है, मतलब किसी भी राइटिंग को हम साहित्य कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। फिजिक्स की बुक है, सिस्टमेटिकली लिखा गया है, क्या हम उसे साहित्य की किताब मानेंगे? नहीं, क्यों? हाँ, yes, because it is not using figurative language, it is not giving aesthetic pleasure। एस्थेटिक नहीं मिलेगा, नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है, नॉलेज होगा उसमें बहुत सारी, लेकिन जो इसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं या साहित्यिक सौंदर्य इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये सारी चीज़ उसमें नहीं होती है, इसलिए हम उसको साहित्य का पार्ट नहीं मान सकते हैं। वो नॉलेजेबल किताब है नो डाउट,
लेकिन हम उसको साहित्यिक किताब नहीं कहेंगे, ठीक है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन literature and other writings. In literature you will find the use of literary devices, figurative language and so many techniques, ठीक है। सो यहां तक क्लियर हो गया नैरेटिव टेक्निक। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब आप हिंदी में ढांचा समझ सकते हैं, ठीक है। यानी किसी चीज का ढांचा कैसा है बना हुआ। सो कोई भी कहानी हो, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ओके। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ये सेम स्ट्रक्चर जो स्टोरी में होगा वही ड्रामा में भी होगा, ठीक है। होता तो नॉवल में भी वही है, ठीक है। पोएट्री में तो नहीं रहता उस तरह का, लेकिन नॉवेल, स्टोरी और ड्रामा तीनों में ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, इसको हम ग्राफिकली आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से होगा, पहले कोई भी कहानी होगी उसमें कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे आपस में चर्चा करके हो, चाहे एक व्यक्ति दूसरे के बारे में बता रहा हो, चाहे कैसे करके, ठीक है। अगर उसको बहुत सीरियसली देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड हियर एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी जो उसमें कैरेक्टर्स हैं सारे के बारे में नहीं, लेकिन कुछ के बारे में आपको शुरुआत से ही पता चलने लगेगा कहानी के, ठीक है। इतने पोर्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोजिशन। टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे, जो लिटरेचर में यूज किया जाएगा उसको कहेंगे एक्सपोजिशन, एक्सपोज करना, ठीक है। यानी जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर या कोई चीज है उसको एक्सपोज करना धीरे धीरे। इसके बाद स्टोरी मूव करता है किसी एंगल की तरफ, यानी किसी एक तरफ बढ़ना शुरू करेगा, इसको हम कहते हैं राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन, ओके। यानी स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब वहां से आपकी उत्सुकता बढ़ने लगती है कहानी पढ़ने के लिए। शुरुआत में पढ़ेंगे सोचता 4-6 लाइन 10 लाइन तो आपको इंटरेस्ट ना है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब ही आप राइजिंग एक्शन पहुंचना शुरू करेंगे आपके इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। फिर होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक समय आएगा जब आप क्लाइमेक्स पर होंगे, ठीक है। यानी स्टोरी उस जगह पहुंच जाएगी जहां से वापस नहीं लौट सकते आप, ठीक है। न तो उसके कैरेक्टर्स वापस आ सकते हैं, ना ही पढ़ने वाले। एक अच्छा रीडर होगा वो भी नहीं लौट सकता, उसको लगे बस जल्दी से आगे खत्म करें, देखिए क्या होता है। सो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लाइमेक्स, ओके। इसके बाद इसका जो है डाउनफॉल होगा या एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ेगा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, चाहे जो भी हो सोल्यूशन उसमें, इसको कहते हैं फॉलिंग एक्शन। इट इज कॉल्ड एज फॉलिंग एक्शन, ठीक है। यानी स्टोरी वहां से धीरे धीरे डाउन होगी, एक कंक्लूजन की तरफ मूव करेगा, इसको कहेंगे हम फॉलिंग एक्शन। फाइनली यू विल गेट अ कंक्लूजन दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन, ओके, और कंक्लूजन, ठीक है। रिजोल्यूशन और कंक्लूजन, ये स्टोरी में कंक्लूजन या रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर यही ड्रामा है, मान लीजिए कोई ट्रेजेडी है, ठीक है, ड्रामा में अगर ट्रेजेडी है तो इसी कंक्लूजन को हम डेनुमा कहते हैं, इसको डेनुमा पढ़ते हैं, ठीक है। डेनुमा, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डेनुमा, DENOUEMENT, ठीक है। डेनुमा मतलब कंक्लूजन। ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी अगर होगी, कोई ड्रामा अगर आप है देख रहे हैं, ड्रामा का भी सेम स्ट्रक्चर है। थर्ड ईयर में आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ ड्रामा पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी यही चीज़ फिर बताई जाएगी, ठीक है। यही स्ट्रक्चर ड्रामा का भी होता है कि पहले करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर एक मूवमेंट दिखाई देगा उसमें आपको, कहेंगे आप राइजिंग एक्शन, एक क्लाइमेक्स में पहुंचेगा वहां से लौटना मुश्किल होगा करेक्टर का। यानी वहां पे कोई वो गलती कर चुका होगा, उस गलती की वजह से उसका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसको रियलाइज होगा कि डिस्ट्रैक्शन अब होगा हमारा, अब उसका डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, तो यहाँ पे फॉलिंग एक्शन कहलाता है। फिर फाइनली एक कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन को अगर ड्रामा है तो हम डेनुमा कहते हैं, ठीक है। ड्रामा में ट्रेजेडी है तब ट्रेजेडी के एंड को डेनुमा कहते हैं, कंक्लूजन को।
अगर कॉमेडी है तो उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। इन जनरल रिजोल्यूशन का मीनिंग ही है वही कंक्लूजन। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टोरी का। कोई भी आप स्टोरी पढ़िएगा सिर्फ इसके बाद मिला सोचेंगे ध्यान से तो आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेटिंग। ओके, सेटिंग का मतलब है बैकग्राउंड, कि कोई भी कहानी है उसको लिखने के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, उसमें क्या दिख रहा है। रीजनल हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हो सकता है, एक पर्टिकुलर फील्ड का हो सकता है, तो उसकी सेटिंग उसको कहते हैं। यानी जो इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल बैकग्राउंड, उसको सारे को जोड़ करके एक साथ सेटिंग कहा जाता है। ठीक है, देन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर राइटर के ऊपर चुनना होता है। ठीक है, थीम हो सकता है एक ही हो सभी का, जैसे एक थीम लव हो गया, लव थीम है, इसको डिफरेंट स्टोरी के माध्यम से दिखाया जा सकता है। तो जो डिफरेंट स्टोरी होगी वो आपका सब्जेक्ट मैटर एक ही होगा, लेकिन कहानी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि सब्जेक्ट मैटर कहानी का एलिमेंट है नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो कहानी लिखी जाएगी कौन को सब्जेक्ट होगा ही होगा, उसी के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, बट फिर भी हम आपको एक मोटे तौर पर समझने के लिए लिख रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर कोई एक हो सकता है, जैसे एक लव है, एक थीम हो गया लव। अब इसके ऊपर ए नंबर ऑफ स्टोरीज कैन बी मेड। ठीक है, या मर्डर है, थीम मर्डर हो सकता है, वर्शिप हो सकता है, ब्रेवरी हो सकता है, कोई बहुत सारे थीम्स होंगे, उस पर आप बहुत सारी कहानियां बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है किसी एक पर्टिकुलर थीम पे। ठीक है, और कहानी पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कहानी इस चीज पे लिखी गई है, तो वही उसका सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। ठीक है, यानी द होल स्टोरी फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। ओके, एक चीज और होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होगा तो वो खुद के बारे में लिखेगा, और ऑब्जेक्टिव होगा तो अपने को छोड़ के किसी भी चीज के बारे में लिखेगा, दूसरों के बारे में। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है ना, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कार्य करने वाला। तो जो लिख रहा है अगर खुद अपने बारे में लिख रहा है तो स्टोरी सब्जेक्टिव कहलाएगी, अगर अपने को छोड़ के किसी भी चीज के बारे में है तो स्टोरी की टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसकी जो नरेशन स्टाइल है, ठीक है, नरेशन स्टाइल, उसको स्पीकर कहते हैं बेसिकली। सही वर्ड स्पीकर यूज करिए। स्पीकर मतलब कहानी कौन कह रहा है, किसके माध्यम से कही जा रही है। तो ये फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सुने होंगे ना। तो कहानी किसी भी एक माध्यम से कही जा सकती है। राइटर खुद मैं कह सकता है उसमें। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा, या यू के माध्यम से लिखा जाएगा, या किसी का नाम होगा, ही सी इट का नाम होगा। ठीक है, ही सी इट का यूज किया जा सकता है। सो इसको कहेंगे स्पीकर। वहां पे थर्ड पर्सन होगा अगर ही सी इट के माध्यम से कहा गया स्टोरी, सेकंड है तो सेकंड पर्सन का, तो इसका जो स्पीकर कहलाएगा सेकंड पर्सन कहलाएगा। यानी द स्टोरी वाज नरेटेड इन सेकंड पर्सन स्पीकर। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होगा, तो इसको स्पीकर कहते हैं यहाँ पे, जो कहानी किसके माध्यम से कही जा रही है, बताई जा रही है। सो आई होप क्लियर यहाँ तक। सो दिस इज ऑल अबाउट और एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आई होप क्लियर।